Then you have vascular disorders of bowel. Vascular disorders of bowel include the vessels, vascular diseases from in the vessels that are supplying the GIT. ठीक है, इसके अंदर पहला पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है. हम लोग स्टार्ट करते हैं इस्कीमिक बाउल डिजीज से, जिसमें बाउल इस्कीमिया हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन. सो इस्कीमिक डैमेज टू द बाउल कैन रेंज फ्रॉम म्यूकोजल इन्फेक्शन. अब डिफरेंट लेयर्स है ना बाउल की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोपरिया, एंड देन वी हैव सिरोजा और एडवेंटिशिया. सो इन चारों लेयर्स के अंदर से इस्कीमिया किसी भी लेयर का हो सकता है. From mucosal infection extended no deeper than the muscularis mucosa. Sometimes क्या होता है, सिर्फ muscularis mucosa होता है जो जस्ट म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे भी एक muscularis की सिंगल लेयर होती है, उसको muscularis mucosa कहते हैं. वहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकता है, और समटाइम्स इतना एक्सटेंड कर जाता है कि वो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, इवन मसल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है, इन्वॉल्विंग ऑल 3 लेयर्स ऑफ द वॉल. सो इस्कीमिया किसी भी रेंज का हो सकता है. ठीक है, उसके बाद है जी, इसमें आपको अगर ब्लड सप्लाई याद हो स्मॉल बाउल की, तो जो ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं आपकी इंटेस्टाइन्स को, वो मिजेंट्री के अंदर ट्रेवल करती हैं. मिजेंट्री की 2 लेयर्स होती हैं और उनके अंदर इन बिटवीन वो आर्टरीज ट्रेवल करती हैं. अगर आप मिजेंट्री को लाइट के आगे रखें ना, तो आपको उसके अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स नजर भी आएगा. ठीक है, सो वो ब्लड वेसल जो है, जो हमने कंडीशंस अभी पीछे पढ़ी हैं ऑब्स्ट्रक्शन की, अगर मिजेंट्री को कुछ उसमें हो रहा है ना, तो ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज हो सकती है. अब कुछ एरियाज है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के, जहाँ पर देयर आर एनास्टोमोसिस और वो बच सकते हैं, बट देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ पर एंड आर्टरीज हैं जिनकी जो आगे किसी से एनास्टोमोज नहीं कर रही. ठीक है, और वो सिंगल आर्टरी से उनकी ब्लड सप्लाई आ रही है. सो अगर वो वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उस सेगमेंट का बहुत जल्दी इस्कीमिया हो जाएगा. ठीक है, और रीज़न क्या होती है इस्कीमिया की और ऑब्स्ट्रक्शन की, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की? एक तो मैंने आपको बता दिया, जो हमने डिजीजेस पढ़ी उनमें भी वास्कुलर कंप्रेशन हो सकती है अगर मिजेंट्री इन्वॉल्व है. सेकेंडली, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म. अगर पेशेंट हाइपरकोएगुबल स्टेट में है, उसको थ्रोम्बोलिज्म और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का फिनोमिना चल रहा है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसका थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म कहीं भी बन सकता है, वो बाउल की वेसल्स में भी बन सकता है, तो उसकी वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस इज एथेरोस्क्लेरोसिस, विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. ठीक है, सो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है. Important causes of acute arterial obstruction include severe atherosclerosis, which is often prominent at the origin of mesenteric vessels. Aortic aneurysm से हो सकता है, hypercoagulable states, oral contraceptive use, and embolization of यानी कार्डियक वेजिटेशन, यानी जो आपके कार्डियक वाल्व्स के ऊपर समटाइम्स आर्टिफिशियल वाल्व्स लगे होते हैं, उनके ऊपर क्लॉट बन जाते हैं. फिर जब वो ब्लड की वजह से क्लॉट डिसलॉज होगा, वहाँ से वो एम्बुलस बन जाएगा, वो कहीं भी जाके डिसलॉज हो सकता है. ठीक है, इंटेस्टाइनल हाइपोपरफ्यूजन में भी एसोसिएटेड विद कार्डियक फेलियर, शॉक, डिहाइड्रेशन और वेजोकंस्ट्रिक्टिव ड्रग्स. ऑब्वियसली जब इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो पेशेंट जो है वो उसकी वजह से मतलब इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड, लाइक कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स में भी हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है, शॉक के पेशेंट्स में भी हाइपोपरफ्यूजन. क्योंकि अगर आपको याद हो तो व्हेनेवर अगर बॉडी इज इन स्ट्रेस इज काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो आपकी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करे. सबसे पहले जहाँ की ब्लड सप्लाई को कट किया जाता है ना, वो स्किन और जीआईटी है, कि ये तो अनइंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज कर दो. सो वो कंप्रोमाइज तो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, बट दैट लॉन्ग टर्म कंप्रोमाइज अगर होता है तो वो जीआईटी भी फिर सफर करती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ इस्केमिक बाउल डिजीज. So the severity of vascular compromise, time frame during which it develops and vessels affected are the major variables. यानी 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपने यूज़ करना है to determine the severity of ischemic bowel disease. First is the severity of vascular compromise, यानी वेसल कितनी ज़्यादा ओक्लूड हो गई है, कंप्लीट है, पार्शियल है, या जितने भी है. टाइम फ्रेम के वो कितनी देर तक ओक्लूड रही, बिकॉज आफ्टर सर्टन टाइम गैंग्रीन हो जाना है, आप रिकवर कर भी देंगे तो वो सेगमेंट जो है वो डेड हो जाएगा. फिर वेसल्स कौन कौन सी अफेक्टेड हैं, अगर लार्ज वेसल्स अफेक्टेड हैं तो लार्जर एरिया अफेक्ट होगा, अगर स्मॉल वेसल्स हैं तो छोटा एरिया अफेक्ट होगा. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद है इंटेस्टाइनल रिस्पॉन्सेज टू इस्कीमिया. अब जब इस्कीमिया होता है ना एक जगह पे, अब वहाँ पर थोड़ी थोड़ी नेक्रोसिस शुरू हो गई है. लेट्स सपोज थोड़ी सी नेक्रोसिस शुरू हुई है. अब फॉर एग्जांपल थोड़ी सी नेक्रोसिस के बाद वो एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो हमने सिक्योर कर ली. अब इंटेस्टाइनल रिस्पॉन्स टू इस्कीमिया अकर इन 2 फेजेस. पहली फेज है हाइपोक्सिक इंजरी हुई, जिसकी वजह से वास्कुलर कंप्रोमाइज हुई, हाइपोक्सिक इंजरी हुई और कुछ थोड़ा सा डैमेज हुआ. देन क्या हुआ कि सेकेंड फेज में रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, कि जब ब्लड सप्लाई रीस्टोर हो गई है ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर पहले ही थोड़ा डैमेज हुआ है उस एरिया के अंदर. जब ब्लड सप्लाई रीस्टोर होती है ना, तो ब्लड के थ्रू वहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो ब्लड के अंदर हैं और ब्लड के अंदर जो दूसरे हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वो उस एरिया को मजीद डैमेज कर देते हैं. सो रीपरफ्यूजन इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सीवियर होती है एज कम्पेयर टू द इनिशियल हाइपोक्सियल इंजरी. ठीक है, सो ये 2 बातें आपने याद करनी है. 2 फेजेस में हो रही है, हाइपोक्सियल फेज और रीपरफ्यूजन फेज, दोनों में इंजरी हो रही है. रीपरफ्यूजन इज मोर सीवियर एज कम्पेयर टू द हाइपोक्सिया फेज.
ठीक है। उसके बाद जी दो एस्पेक्ट्स हमने देखे। वाटरशेड जोन वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो दे आर मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स यहाँ पर वाटरशेड एरिया दे आर हाईली ससेप्टेबल टुवर्ड्स द इस्कीमिया। ठीक है। इनमें कौन कौन से जोन्स हैं? स्प्लैनिक फ्रैक्चर है, सुपीरियर इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दे आर दोज जोन्स जहाँ पर एक सिंगल आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका किसी के साथ कोई एनास्टोमोसिस नहीं है। ठीक है। सो दे विल बी द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। उसके बाद है पैटर्न ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोवेसल्स। उस पर भी डिपेंड करता है कि जो ग्लैंड्स के अलोंग हैं उन पर डिफरेंट है, क्रिप्ट टू सरफेस डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि लेट्स सपोज ये इंटेस्टाइन है और ये विलाय है, ये दूसरा विलाय है, तो ये क्रिप्ट है और ये विलाय है। अब इसमें ब्लड सप्लाई कैसे जारी होती है? ब्लड सप्लाई इस तरह से जारी होती है कि ये आर्टरी आ रही है, ठीक है, और ये इस तरह से नहीं जारी होती, इसके इन बिटवीन भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ठीक है। सो जब इस्कीमिया होता है ना तो यहाँ तक ब्लड पहुँच ही नहीं पाता, जिससे टिप ऑफ वलाई की जो है ना वो इस्कीमिया हो जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कि क्रिप्स और हाइपर प्रोलिफरेटिव क्रिप्स मिलते हैं और सरफेस एट्रोफी होती है, सरफेस एपिथेलियल एट्रोफी और इवन नेक्रोसिस, और नीचे से हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। सो ये जनरल फीचर्स थे। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं कि आपको कैसा नज़र आएगा। डिस्पाइट द इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ वाटरशेड जोन, जैसे मैंने बताया वाटरशेड जोन में बहुत ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी होगी क्योंकि वहाँ सिंगल आर्टरी है। सेकेंडली म्यूकोजल एंड म्यूरल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व एनी लेवल ऑफ गट फ्रॉम स्टमक टू एनस, यानी म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इन्फेक्शन में, म्यूरल यानी मसल लेयर की भी हो सकती है। ठीक है। सेगमेंटल और पैची इन्वॉल्वमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टरी विच इज़ अफेक्टेड। अच्छा, उसके बाद है जी हेमोरेजिक हो जाता है म्यूकोजा एंड इज ऑफन अल्सरेटेड, द बाउल वॉल इज थिकन्ड बाय एडीमा, और उसके अंदर म्यूकोजा जो है, जो एडीमा है वो म्यूकोजा से सब म्यूकोजा और फिर मस्कुलरिस तक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। पर अगर डिजीज़ सवियर हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हेमरेज और बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें मस्कुलरिस तक होता है, सिरोजा बहुत लीस्ट अफेक्टिव होता है नेक्रोसिस के अंदर। अच्छा जी, डैमेज इज मोर प्रोनाउंस्ड इन एक्यूट आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस एंड ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन व्हेन द होल ऑफ द मसल लेयर इज इन्फेक्टेड, दैट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द डैमेज। ब्लड टिंज्ड म्यूकस, अच्छा इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो ल्यूमेन के अंदर ब्लड टिंज्ड म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, समटाइम्स ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। और जब जहाँ भी इस्कीमिया होता है, मैंने बारहा बात हार्ट में भी रिपीट की थी कि जहाँ भी इस्कीमिया होगा हमारी बॉडी में जो नेक्रोसिस होगी दैट वुड बी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस दैट इज द ब्रेन। जब वहाँ इस्कीमिया होता है वहाँ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। सो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात है। सो नेक्रोसिस 1 to 4 डेज के अंदर शुरू हो जाएगी और नेक्रोसिस में क्या मिलेगा आपको साथ? पिरुलेंट सीरोसाइटिस यानी जो सिरोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, पस फॉर्मिंग और परफोरेशन भी हो सकती है। यानी जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी ना, इनिशियल हाइपोक्सियल इंजरी मस्कुलरिस प्रोपेरिया तक एक्सटेंड करेगी, बट जब नेक्रोसिस शुरू हो गई है तो वो आपके सिरोजा को परफोरेट करके ऑर्गन की थ्रू आउट वॉल को परफोरेट कर देती है और पेरिटोनियम में भी जा सकती है। ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी में आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ग्रॉसली क्या क्या हमने पढ़ा कि एडिमेटस हो जाता है, कंजेशन होती है, हेमरेज होता है, ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ब्लड से, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट सीवियर, एडिमा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि जी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस 1 to 4 डेज में स्टार्ट हो जाता है विद पिरुलेंट सीरोसाइटिस एंड परफोरेशन। माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो आपको सर्फेस एपिथेलियम की, जैसे मैंने बताया विलाय की सर्फेस एपिथेलियम की एट्रोफी नजर आएगी, स्लफिंग ऑफ यानी कि वो सेल उतर रहे होंगे, जबकि क्रिप्स हाइपर प्रोलिफरेटिव होंगे क्योंकि दे विल ट्राई टू कंपनसेट, बट वहाँ पर चूँकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो वो उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता डेथ शुरू हो जाएगी जो बहुत सीवियर चीज़ होगी। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स शुरू में एब्सेंट होंगे बिकॉज इट इज़ स्कीमिक इंजरी, बट जब वहाँ इन्फ्लेमेशन और एडीमा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा फिर न्यूट्रोफिल समटाइम्स आ जाते हैं रीपरफ्यूजन की वजह से। क्रोनिक इस्कीमिया इज अकम्पनीड बाय फाइब्रस स्कारिंग ऑफ द लैमिना प्रोपेरिया। क्रोनिक अगर इस्कीमिया रहता है, रिस्टोर होता है, फिर आ जाता है, फिर रिस्टोर हो जाता है, यानी ऑफ एंड ऑन चलता रहता है क्रोनिकली, उस केस में फिर हीलिंग साथ साथ चल रही होती है और वो जो एरिया नेक्रोज्ड हो जाता है ना वहाँ पर फाइब्रोसिस और स्कारिंग हो जाती है और वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है। और ल्यूमिनल अगर ए साइड पे ये सारा कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हार्डनिंग हो जाती है और वो ल्यूमिन फिर ए पेरिस्टोल्टिक हो जाता है, नैरो हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर इज नैरोइंग। एक्यूट फेजेस में बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन और एंटेरोटॉक्सिन रिलीज में इंड्यूस सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दैट कैन रिजेंबल क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एसोसिएट। यानी वो कह रहे हैं अगर इस कंडीशन के अंदर इस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो फिर वो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज़ लाइक सी डिफिसिल की जैसे होती है, बट इन्फेक्शन वो जरूरी नहीं है कि सी डिफिसिल का, वो किसी और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन में भी सूडो मेम्ब्रेन फिर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सो ये इसकी जो है वो मॉर्फोलॉजी है। फीचर्स में क्या है, इसमें एक्यूट ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टिपिकली मैनिफेस्ट विद सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस समटाइम्स अकम्पनीड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया और ग्रॉसली मेलानोटिक स्टूल यानी ब्लडी स्टूल्स। ठीक है। और अगर बहुत सीवियर चला जाएगा पेशेंट शॉक के साथ, वास्कुलर कोलैप्स के साथ यानी हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लड लॉस। ठीक है।
और डिफरेंट साइट्स की बेस पे डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं, डिफरेंट एब्डोमिनल इमरजेंसीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, लाइक एक्यूट अपेंडिसाइटिस, परफोरेटेड अल्सर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। फिर हमें फ़ौरन सर्जरी करके उसको जो है वो, अगर वो निक्रोज हो गया सेगमेंट तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ निक्रोज तो फिर कोशिश ये करेंगे कि हम उसको डिफरेंट मेडिकल मैनेजमेंट से जो है वो थ्रोम्बोलिटिक्स दें और उसका जो क्लॉटिंग है या जो भी चीज़ ब्लॉक कर रही है वेसल को, उसको ठीक करें। ठीक है, द ओवरऑल प्रोग्रेशन ऑफ इस्कीमिक एंट्राइटिस डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग कॉज एंड सेवेरिटी ऑफ इंजरी। इस्कीमिया की वजह से असल में हो क्या रही है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, एडीमा जो हमने पढ़ा, जो हमने हेमरेज पढ़ा, फिर हमने देखा वहाँ न्यूट्रोफिल्स भी रिपरफ्यूजन की वजह से आ सकते हैं। सो उस सारे के अंदर इट डिपेंड्स ऑन द कॉज एंड सेवेरिटी ऑफ इंजरी। म्यूकोजल एंड म्यूरल इन्फेक्शन बाय देमसेल्व्स में नॉट बी फैटल, बट जब वो परफोरेशन कॉज करेंगे, जब वो सीरोसाइटिस कॉज करेंगे, वो उस केस में इंजरी हो सकती है, या रिपरफ्यूजन की केस में इंजरी हो सकती है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज के केस में हो सकती है। फिर क्रोनिक इस्कीमिया में मस्कुराइड इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज विद एपिसोड्स ऑफ ब्लडी डायरिया इंटरस्पर्स विद पीरियड्स ऑफ हीलिंग। समटाइम्स हम लोग क्रोनिक इस्कीमिया के पेशेंट अगर ब्लडी डायरिया के साथ वो कहता है कभी कभी मुझे ब्लडी डायरिया आता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, तो हम लोग इसको मिसडायग्नोज करते हैं कि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैच करते हैं सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से, सो हमें लगता है उसको वो है और हम उसको उस लाइन पर ट्रीट करते रहते हैं, बट हमें अंडरलाइन कॉज नहीं पता होती कि उसको क्रोनिक इस्कीमिया चल रहा है और उसकी जो इंटेस्टाइन्स जो हैं वो नेक्रोज हो सकती हैं। सो दैट्स इंडिकेट्स द सिविरिटी ऑफ इंजरी। उसके बाद अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें इस्कीमिया दिखाया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक एटीनुएटेड एंड पार्शियली डीटैच्ड विलस एपिथेलियम इन एक्यूट जुजनल इस्कीमिया। ठीक है, ये जुजनम दिखाई हुई है जिसके अंदर ये जो विलाए हैं ये कितने डिटोरिएटेड नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अजीब सी इनकी इन्फिल्ट्रेशन, ये इतने ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, इतनी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, फाइब्रोसिस नज़र आ रहा है। ये देखें, ये रेड रेड ब्लड हेमरेज नज़र आ रहा है और क्रिप्स सेल्स का बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हुआ है। फिर क्रोनिक कोलोनिक इस्कीमिया, अब ये कोलन में क्रोनिक इस्कीमिया दिखाया हुआ है। यू कैन सी कि जो ये डेप्थ है, क्रिप्स वाला एरिया है, ये कितना ज़्यादा हाइपर प्रोलिफरेट हुआ है और सरफेस पे एट्रोफी हो रही है। ठीक है, और लेमिना प्रोप्रिया में फाइब्रोसिस भी हुआ है। ठीक है, सो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। देन वी हैव ये वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद वी हैव साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन की वजह से भी इस्कीमिक जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हो सकती है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की वजह से हो सकती है, विच इज़ एन इडियोपैथिक डिसऑर्डर जिसकी कोई अभी नोन रीज़न नहीं आई है, अननोन रीजंस की वजह से होता है। फिर एंजियोडिस्प्लेजिया जिसमें ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट सही नहीं होती या उसमें डिस्प्लेजिया आ जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये कुछ रीजंस हैं। दैट्स ऑल अबाउट इस्कीमिक बाउल डिजीज। इसकी आपको मोर्फोलॉजी और पैथोजेनेसिस पर, पैथोलॉजी में आपको ये दो चीज़ें अगर आती हैं ना तो आपको 99.99% मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ पैथोलॉजी और मॉर्फोलॉजी आती है, मेन चीज़ ही यही है। क्लिनिकल फीचर्स और ये सारा कुछ ही आप मेडिसिन में पढ़ेंगे, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि सिनेरियो में आपको ये एक्सेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि अगर पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करे तो ये इस डिजीज़ की डोमेन में फॉल करेगा। ठीक है, जो अब हेमरॉइड्स का है ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, वी आर गोइंग टू स्किप दैट। या अगर थोड़ा सा इसको जनरली देख ले तो इसमें पोर्टोसिस्टेमिक जो एनास्टोमोसिस होता है ना पेरिएनल और रेक्टल एरिया के अंदर, उसमें वेन्स की डायलेटेशन हो जाती है। जैसे हमने ईसोफेजियल वायरसेस पढ़े थे ना, सेम इसकी भी वही रीज़न है, पोर्टल हाइपरटेंशन और एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जब उन वेन्स पे प्रेशर पड़ता है ना, ड्यू टू हार्ड स्टूल्स, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, सो जब उन पर प्रेशर पड़ेगा वो वेन्स जो है वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक, सो यही इसकी रीज़न है। और इसके अंदर सर्जिकल इसकी ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है, बट मोस्टली इसकी सर्जिकली ट्रीटमेंट की जाती है। दो इसकी टाइप्स होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, जो आपके जो हैं वो एक लाइन होती है एनल कैनाल के अंदर, उसको हम एनोरेक्टल लाइन कहते हैं। उससे जो ऊपर होंगे उसे हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं और जो उससे नीचे होते हैं उसको हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, बाकी इसको आपको जो है वो डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। देन